तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास HBSC बोर्ड हरियाणा बोर्ड ने प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर दिए हैं और वो सैंपल पेपर हम करने वाले हैं। अगर ये सैंपल पेपर कर लिए तो आपकी गारंटीड आप पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। अगर पूरे इससे अच्छे से कर लिया तो आपके 95% से ऊपर नंबर आएंगे और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलने वाली है। जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हैं 10वीं क्लास के, वो सारे इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे ताकि सभी बच्चों को ये मिल जाए। अभी हम करने वाले हैं आज 10th क्लास का विज्ञान साइंस का पेपर हिंदी मीडियम का। अगली वीडियो में हम करवाएंगे इंग्लिश मीडियम का। तो अभी देखेंगे क्या दिया है सैंपल पेपर में, जो कि आपको जो वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की ओरिजिनल वेबसाइट उससे लिया गया है। इस तरह का ही पैटर्न आपका आएगा और इस पैटर्न को अच्छे से देख लें। पहला क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स के अंदर, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक है आपका वाट, विद्युत शक्ति पावर। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका मानव नेत्र, ये इंग्लिश मीडियम का अगली वीडियो में करवाएंगे, अभी हिंदी का देखना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? आपका दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर मानव का जो आंख है उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑप्शनल टाइप है ये, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो आपका है नाभिकीय ऊर्जा। जैव मात्रा जिस जीवों से मिलती है, ये बाकी के सारे हैं ये जीवों से मिलता है, लेकिन ये जैव मात्रा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा के दो नवीकरण स्रोत के नाम बताओ। नवीकरण जिसको रिन्यू किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या है आपका कि तो ऊर्जा के दो नवीकरण स्रोत के नाम बताओ। क्या क्या है भाई? एक तो सौर ऊर्जा है और एक क्या है आपका पवन ऊर्जा। और भी बात कर सकते हैं जैसे जल ऊर्जा है। आपने दो बताने हैं इनमें से, तो आपका आंसर हो जाएगा जल ऊर्जा और सौर पवन ऊर्जा। ये क्या है? दो नवीकरणीय स्रोत हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत के फिलामेंट के लिए लगभग अनन्य रूप से टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों भाई? विद्युत का फिलामेंट होता है, एक बल्ब होता है, इस तरह से आपका मान लो ये बल्ब है, तो इसमें ये जो धातु है ये किसकी बनी होती है? टंगस्टन की। क्यों बनी होती है? इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी वीडियो करने के लिए मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूं किस प्रकार का आएगा और यहाँ पर आंसर दे रहा हूं। उसको पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर याद कर ले और लिख ले ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? टंगस्टन का उपयोग लगभग अनन्य रूप में विद्युत के फिलामेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है लगभग 3410 डिग्री सेल्सियस और उच्च प्रतिरोध होता है। जब इसमें करंट प्रवाहित किया जाता है तो यह गर्म हो जाता है और प्रकाश देना लग जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है आपका कि जमीन में संग्रहित पानी भौम जल से क्या फायदे हैं? जमीन के अंदर जो पानी है, भूमि के नीचे पानी है, उसके फायदे क्या हैं? एक तो यह वाष्पित नहीं होती क्योंकि जमीन के नीचे, यह कुओं को रिचार्ज करता है। जो आपके कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, उनके अंदर पानी को रिचार्ज करता है। उसके बाद है यह स्थिर पानी की तरह मच्छरों का प्रजनन स्थल प्रदान नहीं करता। अगर भूमि के अंदर पानी है तो वहां पर मच्छर पैदा नहीं होंगे। यह मानव और पशु अपशिष्ट द्वारा संदूषण से सुरक्षित रहता है, यानी कि मानव इसमें प्रदूषण नहीं कर सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले सफेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए गए रंगों का अनुक्रम लिखिए। तो क्या है भाई? जब सफेद प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म में, ये प्रिज्म है, इसके अंदर अगर सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 कलर में विभाजित होता है, गुजारा जाता है, तो यह अपने रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग में बढ़ जाता है, जिसको हम ग्योर बीज के नाम से जानते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
के स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है और सफेद प्रकाश के अपने घटक रंगों को विभाजित होने से की इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। यह ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है विक्षेपण क्या होता है, तो इसको पोज करके आप लिख लेना। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण बताओ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं चुंबक में, उसके गुण बताने हैं दो, तो वो क्या क्या है। नंबर एक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण क्या हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। दूसरा, ये चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ ये बढ़ती है और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के से उत्तरी ध्रुव की ओर अगर ये बीच में चलती हैं और चुंबक के बाहर जो होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये ध्यान रखना कि चुंबक के बीच में तो ये चलती हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ और चुंबक के बाहर चलती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमिंग के वामस नियम को बताएं। फ्लेमिंग का वामस नियम क्या कहता है कि फ्लेमिंग के वामस नियम के अनुसार अपने बायां हाथ, कौन सा बायां हाथ, वाम बायां और दक्षिण हस्त दायां, वाम हस्त के अनुसार अंगूठा, ये अंगूठा, तर्जनी ये है, मध्यका माध्यमा ये को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। उंगली चुंबकीय क्षेत्र, और ये उंगली किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, और दूसरी जो उंगली है वो धारा की दिशा को दिखाएगी और अंगूठा गति की दिशा को दिखाएगी। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यह आपकी चित्र में दे रखा है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखा चित्र बनाएं और प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। यदि एक वस्तु को रखा गया हो, कहाँ रखा गया हो, अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस में f और 2f के बीच में अगर यहाँ पर रख दे तो कैसा बनेगा, तो इसको पोज करके देख लेना। ये एक लाइन इधर से रेखा जाएगी और यह इस तरह से चली जाएगी और एक इस तरह से जाएगी। अगर ये कभी नहीं मिलेगी लेकिन इनको मिलाने की कोशिश करें तो यहाँ मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार इसको पोज करके आप देख लेना कैसे बनाया गया। दूसरा है उत्तल लेंस के f और 2f के बीच में, यानी कि अगर f और ये 2f के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा, एक लाइन ऐसे जाएगी, फिर ये f से होके जाएगी और ये o से होके जाएगी और यहाँ मिलेगी, तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता क्या है, जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ, ऐसे खाने जिसमें तेल हो या वसा हो, वो क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए उनका और उनकी गंध और स्वाद खराब हो जाए, बदल जाए, तो इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। उदाहरण है जैसे मक्खन का खराब स्वाद और गंध, अगर मक्खन है कुछ दिन के लिए रख दें तो वो उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, या चिप्स हैं वो भी खराब हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद अगर उसको पैकेट को खोल के रख दिया जाए तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करें। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनों के बंधन युग्म को आकर्षित करने के लिए एक परमाणु की प्रवृत्ति है। एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है वह उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक ही आंसर याद करना, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, एक अच्छा लगे वो अच्छा करना है। विद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु की स्वयं के प्रति इलेक्ट्रॉनों के रासायनिक बंधन युग्म को आकर्षित करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अपनी तरफ आकर्षित करना ही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। इसके बाद मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके सामने आए और छोटी वीडियो बने, तो इसलिए इसको वीडियो को पोज करके देख लेना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देना। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। उष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें से उष्मा निकले, उष्मा हीट निकले। भाई श्वसन सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं तो वो उष्माक्षेपी क्यों कहलाती है, क्योंकि उसमें एनर्जी बन रही है, उष्मा बन रही है, ऊर्जा निकल रही है, हीट निकल रही है। आपका शरीर गर्म किसके कारण होता है, भोजन खाने से, तो इसलिए उसको उष्माक्षेपी कहा जाता है। क्या लिखा भाई कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा विमोचित हो। श्वसन में कोशिका में मौजूद ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है। ऊर्जा के उत्पादन के कारण ही श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। क्यों कहते हैं भाई, यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, किसका उत्पादन हो रहा है, ऊर्जा का, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उससे अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग बताओ। धोने का सोडा होता है या बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज करते हैं, मीठा सोडा भी जिसे बोलते हो, या बेकिंग सोडा, उसका क्या काम है, तो वॉशिंग सोडा धोने का सोडा आपको पता है कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह साफ करने में काम आता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी किया जाता है।
इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर एक जल है और वो कठोर है, अगर हम उसमें धोने का सोडा डाल दें तो कठोर नहीं रहेगा, मृदु हो जाएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा का प्रयोग क्या है? इसका उपयोग बिस्किट, ब्रेड, केक आदि पकाने के लिए किया जाता है। मीठा सोडा डाल लेते हैं। यह अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में काम करता है। अगर अम्ल ज़्यादा हो जाए पेट में तो आप थोड़ा सा क्या ले लो, मीठा सोडा ले लो और उसकी फाँकी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल को की जो उदासीनता है उसको कर देगा पूरा और आपका पेट ठीक हो जाएगा। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अग्निशामक आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। थोड़ा सा माफ करना, जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी बोलने में थोड़े से शब्दों में दिक्कत आती है। फास्ट इसलिए है क्योंकि समय कम है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे पर परमाणुओं का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, कारण लिखिए। दो बताना है। अगर हम आधुनिक सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उसका आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। किसकी संख्या बढ़ती जाएगी? कोष बढ़ते जाएंगे। इसीलिए परमाणु ऊपर से नीचे जाएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। तो क्या लिखा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त कोष जुड़ जाते हैं। तो इसको पोज करके लिख लेना। उसके बाद क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी क्या होता है, जो दोनों तरह से व्यवहार करे, अम्ल की तरह भी और अक्षार की भी तरह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई बार आया है, इसको ध्यान से देख लेना कि वे धातु ऑक्साइड जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय व्यवहार दिखाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अक्षारीय होते हैं, लेकिन ये दो ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, इसीलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत अपघटनी परिष्करण की व्याख्या कीजिए। विद्युत अपघटनी, विद्युत के द्वारा किसी भी धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है भाई। विद्युत अपघटनी शोधन विद्युत का उपयोग करके, विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसे बोलते हो आप, करके अशुद्ध धातुओं के शोधन की विधि है। इस प्रक्रिया में एनोड अशुद्ध धातु से बना होता है और कैथोड शुद्ध धातु। इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है। उसके बाद क्या है, इसमें एक एनोड बनाया जाता है और एक कैथोड बनाया जाता है और इसके साथ बैटरी जोड़ दी जाती है। एनोड अशुद्ध धातु से बना होता है और कैथोड शुद्ध धातु की एक पट्टी होती है। एक को एनोड बोलते हैं प्लस वाला और कैथोड वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो एनोड पे तो होती है अशुद्ध, एनोड पे क्या होती है, अशुद्ध, और कैथोड पे क्या होती है, शुद्ध धातु होती है। इलेक्ट्रोलाइट के समान पदार्थ के घुलनशील लवण, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है के साथ एक घोल बनाया जाता है। जब इसे विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट से धातु आयन कैथोड से शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं और एनोड से अशुद्ध धातु इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के रूप में घुल जाती है और एनोड के नीचे अशुद्ध धातु एकत्रित होती है जिसे एनोड मड कहते हैं। यानी कि अशुद्ध धातु जो है टूट टूट करके इकट्ठी हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, हम एनोड मड कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, यौगिकों की, ये पार्ट नंबर 4 में कार्बन वाला पार्ट है उसमें मिलेगा आपको। यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें समान प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, एक जैसे प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, जिसमें कर्मिक यौगिक CH2 का अंतर मिलेगा आपको, यानी कि एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, समूह द्वारा भिन्न होते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इसका उदाहरण है। चाहे उदाहरण ये लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यानी कि यहाँ पर सबके साथ क्या है, एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। यौगिक बताने हैं भाई, एक तो है CH3Br, इसका नाम क्या है भाई, ब्रोमो, और एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, मीथेन, ब्रोमोमीथेन। और उसके बाद अगला है CH3COCH3, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है और कार्बन कितने हैं इस पे, 1 2 3 कार्बन है, मीथ, ईथ,
प्रोप, और कीटोन कीटोन में लगेगा ऑन, तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनॉन, मीथ ईथ प्रोपेनॉन। उसके बाद अगला है CH3CHO, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, एल लगेगा, कार्बन कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा इथेनल। तो इस प्रकार ये आपने नामकरण करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन करो। ये भी कई बार प्रश्न आया भाई, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अधिकांश गंदगी प्रकृति में तैलीय होती है, तेल की तरह गंदगी होती है, आपके कपड़ों से चिपकी होती है, जो पानी में नहीं घुलती। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पे एक क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, यहाँ पर होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को जललागी, इसको क्या कहते हैं, जललागी। और कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, को जल विरागी कहा जाता है। जलरागी पानी की तरफ आकर्षित होते हैं, ये पानी की तरफ जाते हैं, और जल विरागी अंत तैलीय गंदगी के साथ आकर्षित होते हैं, यानी कि ये गंदगी से चिपक जाता है ये हिस्सा। इस प्रकार अणुओं के समूह जिसमें जल विरागी पूंछ क्लस्टर के आंतरिक भाग में होती है और जल रागी क्लस्टर की सतह पर होती है, इस गठन को मिसेल कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार यह जो आकृति बनती है उसे मिसेल कहते हैं। चूंकि तैलीय गंदगी, चूंकि जगह यहाँ पे क्योंकि भी लिख सकते हो, मिसेल के केंद्र में एकत्रित होती है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी मिसेल आकर के गंदगी से चिपक जाती हैं इस तरह से। अब ये गंदगी को चिपका कर अपने साथ पकड़ करके बाहर खींच लेती हैं, एकत्रित होती हैं। जैसे कि मिसेल्स के जल विरागी, यानी कि ये जल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और जल से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो साथ साथ क्या गंदगी को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जल विरागी छोर पानी के को प्रतिकर्षण करते हैं, ये गंदगी को बाहर निकालते हैं, इससे पानी में पायस या इमल्सन बोलते हैं इसको, यानी कि पानी के अंदर आराम से घुल जाते हैं, और हम अपने कपड़ों को इस प्रकार साफ कर सकते हैं। इस प्रश्न को आराम से देख के अच्छे से रट लेना, कई बार आता है क्वेश्चन। उसके बाद आपका UNEP को विस्तारित कीजिए। UNEP का विस्तारित कीजिए। देखो ध्यान से देखो, ये किसका क्वेश्चन है और पीछे क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 का। जो बीच के प्रश्न है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल मैं इस वीडियो के लास्ट में करवा दूंगा, इसलिए भी इस वीडियो को अंत तक देखें। UNEP का विस्तारित, यानी कि फुल फॉर्म लिखिए UNEP की, क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला है गुरुत्वाकर्षण, क्या है, देखो पेड़ पौधा, ये जैसे ये है, इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, अगर गमले को टेढ़ा कर दें, और पेड़ बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जड़ों का बढ़ना, पृथ्वी की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो देखो भाई, गुरुत्व की दिशा में, गुरुत्व मतलब पृथ्वी की दिशा में पादप भागों की गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। अगला है, या ऐसे भी कह सकते हैं इस प्रश्न को, अगर ये समझ में ना आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की और पौधों के अंगों की गति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो गर्भ निरोधक विधियों को स्पष्ट कीजिए। गर्भ निरोध की दो विधियां बतानी है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी लिखी है, उनमें से कोई दो छांट लेना, दो जो अच्छे लगे। पहली क्या है, रोधक विधि। इस विधि में कंडोम या डायफ्राम या सर्वाइकल कैप का प्रयोग किया जाता है। ये संभोग के दौरान महिला जनानंग पथ में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। दूसरा, रासायनिक विधि। इस विधि में महिला दो प्रकार की गोलियां, मौखिक या योनि के गोलियां होती हैं, मुंह के द्वारा लेने का उपयोग करती हैं। मौखिक गोलियां हार्मोनल तैयारी, जो फैलोपियन ट्यूब में डिम की रिहाई को दबाती हैं, यानी कि अंडा बनने से रोकती हैं। इन्हें मौखिक गर्भ निरोध कहा जाता है। योनि की गोलियों को या क्रीम शुक्राणु नाशक होती हैं। जो योनि में गोलियां डाली जाती हैं वो शुक्राणुओं को मारती हैं। इन शुक्राणु नाशकों में रसायन योनि मार्ग में यात्रा के दौरान शुक्राणुओं को मार देती हैं। तो इस प्रकार, जैसे कि मालाडी आपने सुनी होगी, इस प्रकार की गोलियां होती हैं जो रासायनिक विधि के द्वारा तैयार की जाती हैं, जिससे गर्भ निरोध किया जा सकता है, गर्भ को रोका जा सकता है। उसके बाद इसका अगला पार्ट है, केवल दो पूछे हैं, इनमें से कोई भी एक करना है, तो इसको पॉज करके देख लेना, और बाकी उसके बाद अगला है कि एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस प्रकार एक फूल होता है उसके नाम चित्र बनाने हैं भाई। जैसे ये फूल है, यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं पिस्टिल,
ये जो है ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, या इसको यहाँ से ये फूल में मिलेगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल, या हिंदी में हिंदी में बोलते हैं इसको स्त्री केसर, स्त्री केसर। और स्त्री केसर के 3 पार्ट हैं, एक होता है भाई ऊपर वाला हिस्से को बोलते हैं वर्तिकागर, वर्तिकागर, और इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। मात्रा मूत्रा की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर साइंस में, यहाँ पे लगेगा भाई क्या है ये, अंडाशय, अंडाशय। इस प्रकार, और ये जो पार्ट हैं ये उनको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। और पुंकेसर के 2 पार्ट हैं, यहाँ पे ये है एंथर, इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश। उसके बाद इसको बोलते हैं तंतु, इस अगले पार्ट के भाग को तंतु बोलते हैं। और इनको बोलते हैं भाई पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ। और इसको बोलते हैं भाई बाह्य दल, बाह्य दल। इस प्रकार ये आपका फूल का चित्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुमस्तिष्क और मेडुला का क्या कार्य है। जो हमारे दिमाग है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, उसका काम, और मेडुला का क्या काम है, क्या काम है। यह शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, अनुमस्तिष्क। और शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है। मेडुला का काम क्या है, ये सांस लेना, जैसे हम सांस ले रहे हैं, निगल रहे हैं, हृदय की गति जैसी अनैच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा से नहीं करता, जैसे आंखें झपकना वगैरह आदि क्रियाएं नियंत्रित करता है कौन, मेडुला। यह मस्तिष्क को रीढ़ हड्डी को से तंत्रिका संदेश को स्थानांतरित करने में भी मदद करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य के विकास का वर्णन करो। मनुष्य का विकास कैसे हुआ, तो मानव प्रजाति के सबसे पुराने सदस्य होमो सेपियंस अफ्रीका में देखे गए। पहले कुछ लाख साल पहले हमारे कुछ पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज थे अफ्रीका में, अफ्रीका छोड़ दिया, तथा जबकि अन्य वहीं रह गए, कुछ तो वहां रह गए और कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया। प्रवासी पूरे ग्रह में फैल गए, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। अफ्रीका से वो गए पश्चिम एशिया, फिर गए मध्य एशिया, फिर गए यूरेशिया, यूरोप और एशिया, और फिर गए दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया तक गए। उसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया और फिलीपींस के द्वीपों की यात्रा, ऑस्ट्रेलिया तक की, और उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। ग्रह का पर अन्य सभी प्रजातियों की तरह वे विकास की एक दुर्घटना के रूप में अस्तित्व में आए थे, यानी कि अचानक ही बने थे, और वे अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार मानव का यह विकास हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच में अंतर स्पष्ट करो। स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और धूप की जरूरत होती है, इसको कोई जरूरत नहीं होती। भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत है, इसको कोई जरूरत नहीं होती। तो पॉज करके इसको लिख लेना। उसके बाद अगला है मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त द्वारा विसरण से होता है, यानी कि ब्लड के द्वारा होता है, रक्त में चलकर विसरण के द्वारा होता है। श्वसन के दौरान जब हम सांस ले रहे हैं, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन युक्त वायु, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में कुपिकाओं में प्रवेश करती है, यानी कि ये फेफड़े हैं इस तरह से, और यहाँ पर कुपिकाएं होती हैं, वहां पर हवा जाएगी, वायु जाएगी आपकी। ऑक्सीजन वायु फेफड़ों में की कुपिकाओं में प्रवेश करती है। जो रक्त वाहिका, यहाँ पर रक्त वाहिकाएं होती हैं बहुत सारी से घिरी होती हैं। हवा की ऑक्सीजन अल्वियोलाई की तरह रक्त वाहिकाओं में, ये जो वायु कुपिका है इसको इंग्लिश में अल्वियोलाई कहते हैं, यहाँ वायु कुपिका भी लिख सकते हैं, कि रक्त वाहिकाओं में फैलती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाती है। शरीर की कोशिकाओं में को ऑक्सीजन देने के बाद रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता है और दूर ले जाता है, जो कोशिका श्वसन का अंतिम उत्पाद है, और अल्वियोलाई में वापस आ जाता है, और इस प्रकार हवा में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार आप इस हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लेना। मैं केवल यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से उसका आंसर लिखना है। विस्तार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रत्येक वीडियो विस्तार से आपको मिल जाएगी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है वर्काणु, नेफ्रॉन की संरचना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई,
ये बहुत बार आया है। कार्य प्रणाली का वर्णन करो। तो वर्काणु, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस जिसको हिंदी में कोशिका गुच्छ कहते हैं, और नलिकाएं होती हैं। यानी कि इस प्रकार एक बोमेन कैप्सूल होता है, यहाँ पे नलिकाएं होती हैं और इस प्रकार, और यहाँ पे कोशिका गुच्छ होता है। इस प्रकार ये एक वर्काणु होता है। वर्काणु का चित्र है, आप वीडियो में जाके इस चैनल में सर्च कर लेना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, 6 के पाठ में है। ग्लोमेरुलस कोश, अब क्या विधि है इसकी? ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं से बोमेन संपुट कैप्सूल में रक्त का परिवहन का निसंदेन होता है। निसंदेन का मतलब छनना, छनता है पहले तो ब्लड, रक्त, खून जिसको बोलते हैं, वो छनेगा। छनने के बाद निषेध वर्काणु के ट्यूबलर, यानी कि ये जो नलकी है यहाँ पे पहले तो छनेगा यहाँ, और फिर छन करके इस ट्यूब में आ जाएगा। ट्यूबलर, ट्यूबलर मतलब वाहिका है, नलिकाएं नली सी होती हैं, ट्यूबलर भाग से गुजरता है। नेफ्रॉन नलिका के आसपास कोशिकाओं द्वारा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी और ब्लड वेसल्स होती हैं, कोशिकाओं द्वारा निषेध रक्त को पुनः अवशोषित कर लेगा। यानी कि जो छाना ना आपने, वो सारा अभी दोबारा से अवशोषित किया जाएगा, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। पुनः अवशोषण के बाद जो निषेध रह जाता है उसे मूत्र कहते हैं। यानी कि सोखने के बाद भी जो बच गया उसे ही क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। इस प्रकार आपका मूत्र बढ़ता है और मूत्र मूत्राशय में एकत्रित होता है। इस प्रकार एक वर्काणु की संरचना है ये इस तरह से संरचना और कार्य प्रणाली ये लिखा है, बिल्कुल छोटा सा आसान सा समझा के किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार इस ए पार्ट में ये थे आपके, अभी ऑप्शनल और करते हैं। ऑप्शनल करने के बाद आपका ये पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन वाले अभी हम करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? वृद्धि को कौन रोकता है? तो कौन सा भाई आपका एब्सेसिक अम्ल है, ये आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण कौन सा है आपका? कांच। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कांच। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लेसेंटा के स्थानांतरण में क्या सहायता करता है? जो प्लेसेंटा होती है वो क्या काम करती है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अपशिष्ट पदार्थ, ये सब का क्या करती है? स्थानांतरण करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके हो गए थे। उसके बाद जो ऑप्शनल है वो करवा रहा हूं, और इसका आप पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या जो आपकी HBSC साइट है वहां पर HBSC या इसको बोर्ड ऑफ एजुकेशन BHES भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको लिंक जाकर के चेक कर सकते हैं, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। सैंपल पेपर है और भी सारे सैंपल पेपर यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो ऑप्शनल है वो है आपका, तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन ऑप्शनल और रह गया था, वो क्या है कि निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताओ। तो वो है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपका क्या है वो? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो इस प्रकार ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होगी, और सारी वीडियो जितनी भी हैं एग्जाम से रिलेटेड, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ताकि आपको आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ नंबर उपलब्ध हों। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।